यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। अनन्या सुबह 7 कल बस का इंतजार कर रही थी, जैसे हर रोज करती थी। कॉलेज जाने के लिए यह बस उसकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुकी थी। आज बस में भीड़ थोड़ी ज्यादा थी। शायद किसी वजह से बसों का संचालन कम हुआ था। जैसे ही बस आई, अनन्या ने झट से अपनी बस पास दिखाई और भीड़ में घुसकर एक जगह पकड़ ली। सीट तो किसी को नसीब नहीं हो रही थी, सब खड़े थे। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो उसे सीधे देख रहा था। वह शायद 22-23 साल का रहा होगा, काले रंग का जैकेट पहने हुए। अनन्या ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस के हैंडल को मजबूती से पकड़कर खड़ी हो गई। अचानक वह लड़का उठा और अनन्या के पास आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, आप यहां बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाता हूं। अनन्या ने इनकार कर दिया, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लड़का अपनी सीट पर वापस नहीं गया। वह उसके ठीक पीछे खड़ा रहा। बस अचानक रुकी तो अनन्या का संतुलन बिगड़ा और वह पीछे की तरफ लड़के से टकरा गई। सॉरी, उसने जल्दी से कहा। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं राहुल हूं। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे देखने लगी। लेकिन राहुल चुप नहीं रहा। उसने पूछा, आप कौन से कॉलेज जाती हैं? अनन्या ने संक्षिप्त सा जवाब दिया, सेंट जेवियर्स। वाह, मैं भी उसी एरिया में पढ़ता हूं, राहुल ने उत्साह से कहा। बस के अगले स्टॉप पर कुछ लोग उतरे तो राहुल ने फिर से अनन्या को बैठने के लिए कहा। इस बार अनन्या ने हां कर दी। राहुल उसके ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गया और बातचीत जारी रखनी चाहिए। आपका नाम क्या है? अनन्या, उसने जवाब दिया, पर आंखें नीची करके। बस का सफर आगे बढ़ा और राहुल लगातार अनन्या से बातें करता रहा। वह उसके कोर्स, उसके घर और उसकी दिनचर्या के बारे में पूछता रहा। अनन्या ने संक्षिप्त जवाब देने की कोशिश की, पर राहुल के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। जब अनन्या का स्टॉप आया तो वह तेजी से बस से उतरी। राहुल भी उसके पीछे पीछे उतरा। तुम भी यहीं उतरे? अनन्या ने हैरानी से पूछा। हां, मेरा भी यहीं स्टॉप है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या ने सोचा, क्या संयोग है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा एहसास हो रहा था। वह तेज कदमों से कॉलेज की ओर बढ़ी और राहुल भी उसी रास्ते चलता रहा। जब वह कॉलेज गेट पर पहुंची तो मुड़कर देखा, राहुल अब वहां नहीं था। उसने सोचा, शायद वह दूसरी दिशा में चला गया। पूरे दिन कॉलेज में अनन्या का दिमाग उस घटना पर अटका रहा। शाम को जब वह वापस बस स्टॉप पर पहुंची तो वहां राहुल फिर से मौजूद था। तुम फिर यहां? अनन्या ने पूछा। हां, मैं भी अब इसी रूट से सफर करूंगा, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। बस आई और इस बार भीड़ कम थी। अनन्या ने एक सीट ले ली और राहुल उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। रास्ते भर वह अनन्या से बातें करता रहा। अनन्या ने धीरे धीरे जवाब देना शुरू किया। राहुल ने उसे बताया कि वह कंप्यूटर साइंस पढ़ता है और पार्ट टाइम जॉब करता है। जब अनन्या का स्टॉप आया तो राहुल ने कहा, कल मिलते हैं। अनन्या ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहा। अगले 2 दिन यूं ही गुजरे। राहुल हर रोज अनन्या से बस में मिलता, उसके साथ सफर करता। धीरे धीरे अनन्या को भी उसकी आदत सी हो गई। वह राहुल से बातें करने लगी, उसके चुटकुले पर हंसने लगी। तीसरे दिन जब अनन्या बस से उतरी, उसने देखा कि राहुल अभी भी बस में ही है। आज तुम नहीं उतर रहे? उसने पूछा। आज मेरा स्टॉप आगे है, राहुल ने जवाब दिया। अनन्या को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पहले दिन तो राहुल ने कहा था कि उसका स्टॉप भी यहीं है। लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं और घर की ओर चल दी। जैसे ही वह मोड़ पर पहुंची, उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। राहुल उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। तुम तो कहा था कि आगे उतरोगे? अनन्या ने डरी हुई आवाज में पूछा। राहुल ने मासूमियत भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें छोड़ने आ रहा हूं। तुम अकेली जा रही थी, सोचा सुरक्षा के लिए ठीक रहेगा। अनन्या को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह तेज कदमों से घर की ओर बढ़ी और राहुल उसके पीछे पीछे
उसके घर के गेट तक आया। कल मिलते हैं कहकर वह चला गया। अनन्या ने घर में प्रवेश किया तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या राहुल वाकई उसका ख्याल रख रहा था या फिर कुछ और था? वह समझ नहीं पा रही थी। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाई। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या राहुल का हर रोज उसी बस में मिलना महज एक संयोग था या कुछ और? क्या आप अगला भाग चाहेंगे जिसमें राहुल का असली चेहरा सामने आएगा? अगले कुछ दिनों में राहुल का रवैया और भी अधिक व्यक्तिगत होता चला गया। वह अब सिर्फ बस तक ही सीमित नहीं रहा। एक दिन जब अनन्या कॉलेज कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठी थी, राहुल अचानक वहां आ धमका। तुम यहां? अनन्या ने आश्चर्य से पूछा। हां, मैंने सोचा तुमसे मिलता चलूं, राहुल ने बेफिक्र अंदाज में कहा। उसने अनन्या के दोस्तों से भी परिचय कराने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसे टाल दिया। बाद में जब वह अकेली थी, राहुल ने उसे कॉलेज कॉरिडोर में रोककर कहा, तुम्हारे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम उन्हें मुझसे क्यों नहीं मिलवाना चाहती? अनन्या ने असहज महसूस करते हुए कहा, मैं अभी जल्दी में हूं। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको जरा, बात करनी है। यह पहली बार था जब राहुल ने शारीरिक संपर्क किया था। अनन्या ने अपना हाथ झटक कर अलग कर लिया और तेजी से वहां से चली गई। शाम को बस स्टॉप पर राहुल फिर मौजूद था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सुबह तुमने मेरा हाथ क्यों झटक दिया? उसने सीधे सवाल किया। मुझे छूना अच्छा नहीं लगता, अनन्या ने स्पष्ट कहा। राहुल ने माफी मांगी। सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन अगले दिन स्थिति और खराब हो गई। जब अनन्या कॉलेज से निकली तो उसने देखा कि राहुल कॉलेज गेट के सामने खड़ा है। तुम यहां क्यों हो? उसने चिंतित होते हुए पूछा। तुम्हारी सुरक्षा के लिए, राहुल ने जवाब दिया। अब अनन्या को समझ आने लगा था कि यह सब सामान्य नहीं है। उसने राहुल से कहा, तुम्हें मेरे पीछे पीछे आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी देखभाल कर सकती हूं। लेकिन राहुल नहीं माना। वह हर रोज कॉलेज आने लगा, अनन्या के क्लासरूम के बाहर इंतजार करता और शाम को उसके घर तक छोड़ने आता। अनन्या ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल हर बार कोई नया बहाना बना देता। एक दिन जब अनन्या अपनी दोस्त प्रिया के साथ मॉल जा रही थी, राहुल वहां भी पहुंच गया। प्रिया ने फुसफुसाकर कहा, यह लड़का कौन है? यह तो हमें काफी देर से फॉलो कर रहा है। अनन्या ने पलट कर देखा तो राहुल कुछ दूरी पर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और कहा कि वह उसे मॉल से उठा लें। जब अनन्या के पिता आए तो राहुल गायब हो चुका था। घर पहुंचकर अनन्या ने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया। उसके पिता ने तुरंत कॉलेज को फोन किया और सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया। अगले दिन जब अनन्या कॉलेज पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया कि राहुल का कॉलेज से कोई संबंध नहीं है। वह किसी और कॉलेज का छात्र था और उसने अनन्या को फॉलो करने के लिए जानबूझकर उस रूट की बस लेना शुरू किया था। अनन्या स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत बस रूट बदलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह नई बस में बैठी, उसने देखा कि राहुल एक ऑटो में बैठकर उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने पिता को फोन किया। पापा, वह लड़का अभी भी मेरे पीछे है। उसके पिता ने कहा, अगली बस स्टॉप पर उतर जाओ और किसी दुकान में चले जाओ, मैं अभी आता हूं। अनन्या ने वैसा ही किया। वह एक किराने की दुकान में घुस गई और दुकानदार से मदद मांगी। जब तक उसके पिता आते, राहुल वहां से भाग चुका था। उस रात अनन्या के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने राहुल का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने दिए गए पते पर मिला ही नहीं। एक सप्ताह बीत गया। सब कुछ शांत लग रहा था। अनन्या ने सोचा कि शायद राहुल ने अपनी गलती समझ ली है, लेकिन एक शाम जब वह ट्यूशन से लौट रही थी, उसने अपने घर के बाहर एक परिचित सी आकृति देखी। राहुल खड़ा था और इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम मुझसे बचकर कहां जाओगी अनन्या? तुम तो मेरी हो। अनन्या ने चीख मारकर अपने घर में प्रवेश किया और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उसके माता पिता ने फिर से पुलिस को फोन किया, लेकिन जब तक पुलिस आती,
राहुल फिर से गायब हो चुका था। पुलिस ने अनन्या के परिवार को सलाह दी कि वह कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाए। अनन्या की मां ने उसे अपनी बहन के घर भेजने का फैसला किया, लेकिन सवाल यह था, क्या राहुल वाकई में पीछा छोड़ देगा या फिर वह अनन्या को ढूंढ निकालेगा? अनन्या की आंखों में डर था और राहुल का भूत अब भी उसका पीछा कर रहा था। क्या आप अगला भाग चाहेंगे जिसमें राहुल की सच्चाई और उसके इरादों का पर्दाफाश होगा? अनन्या को उसकी मौसी के घर भेज दिया गया, जो शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में था। कुछ दिन तो सब शांत रहा। अनन्या ने सोचा कि शायद अब वह सुरक्षित है, लेकिन एक शाम जब वह मौसी के घर के बाहर बैठी थी, उसने सड़क के उस पार एक परिचित सी आकृति देखी। राहुल खड़ा था और उसकी नजरें सीधे अनन्या पर टिकी हुई थीं। अनन्या की सांसें अटक गईं। वह भागकर अंदर गई और मौसी को बुलाया। जब तक वे बाहर आए, राहुल गायब हो चुका था। अगले दिन अनन्या के पिता ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को केस सौंपा। डिटेक्टिव ने पता लगाया कि राहुल ने अनन्या के फोन को हैक कर लिया था और उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था। यही वजह थी कि वह उसे हर जगह ढूंढ निकालता था। डिटेक्टिव ने बताया, राहुल का असली नाम विशाल है और उसके पास छोटे मोटे अपराधों का रिकॉर्ड है। वह पहले भी 2 लड़कियों को परेशान कर चुका है। इस बीच राहुल ने अनन्या को मैसेज भेजना शुरू कर दिया, तुम मुझसे दूर भागकर कहां जाओगी? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ लूंगा। तुम्हारी नई साड़ी बहुत सुंदर है जो तुमने कल पहनी थी। यह पढ़कर अनन्या की रूह कांप गई। राहुल उस पर नजर रखे हुए था। परिवार ने तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया और फोन बदल दिया। एक रात जब अनन्या अपने कमरे में सो रही थी, उसे खिड़की के बाहर एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा, राहुल खिड़की के बाहर खड़ा था। उसने चीख मारी और पूरा परिवार जाग गया। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन राहुल फिर भाग निकला। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी। पुलिस ने राहुल की तलाश शुरू की। डिटेक्टिव ने पता लगाया कि राहुल अनन्या के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर रहा था और उसकी फोटोज सेव कर रहा था। उसने अनन्या के दोस्तों के अकाउंट से भी उसकी जानकारी इकट्ठा की थी। एक दिन अनन्या को एक पार्सल मिला। उसे खोलते ही वह सन्न रह गई। उसमें उसकी कटी हुई तस्वीरें थीं और एक लेटर जिस पर लिखा था, तुम हमेशा मेरी रहोगी। पुलिस ने फिंगरप्रिंट टेस्ट किया, लेकिन राहुल ने दस्ताने पहनकर पार्सल भेजा था। अब अनन्या का जीवन नर्क बन चुका था। वह डिप्रेशन में चली गई और साइकोलॉजिस्ट से इलाज कराना शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि वह PTSD से पीड़ित है। पुलिस ने आखिरकार राहुल का पता लगा लिया। जब वे उसके घर पहुंचे तो पाया कि वहां अनन्या की सैकड़ों तस्वीरें थीं, उसका टाइम टेबल और उसकी दिनचर्या का पूरा ब्यौरा। राहुल ने एक डायरी भी लिखी थी जिसमें उसने अनन्या के साथ शादी करने की योजना तक बना रखी थी। राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चला। राहुल के वकील ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताने की कोशिश की, लेकिन जज ने उसकी यह दलील नहीं मानी। आखिरकार राहुल को स्टॉकिंग और परेशान करने के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई। अनन्या और उसका परिवार राहत की सांस ले पाया। लेकिन क्या सच में खतरा टल गया था? क्या जेल से छूटने के बाद राहुल फिर से अनन्या का पीछा करेगा? अनन्या का डर अभी भी बाकी था, क्योंकि वह जानती थी कि राहुल जैसे लोगों के लिए कानून की सजा भी उन्हें नहीं रोक पाती। अनन्या ने कॉलेज बदल लिया और शहर छोड़ दिया, लेकिन उस आतंक ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। वह अब किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं कर पाती थी और हमेशा इस डर में जीती थी कि कहीं राहुल फिर से ना आ जाए। क्या आप अंतिम भाग चाहेंगे जिसमें अनन्या की रिकवरी और केस के अंतिम नतीजे का वर्णन होगा? राहुल की गिरफ्तारी के बाद अनन्या को धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने में महीनों लग गए। वह अब एक नए शहर में रह रही थी, नए कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन उसके मन का डर अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर छाया में उसे राहुल दिखाई देता, हर कदम की आहट उसे चौंका देती। उसकी काउंसलिंग जारी रही। डॉक्टर प्रिया ने उसे बताया, तुम्हारा डर वाजिब है,
लेकिन तुम्हें इस डर पर काबू पाना होगा। तुम मजबूत हो अनन्या। धीरे धीरे अनन्या ने स्वयं सहायता समूह में जाना शुरू किया, जहां उसकी मुलाकात ऐसी ही अन्य लड़कियों से हुई जो स्टॉकिंग और हैरासमेंट का शिकार हुई थीं। उन लड़कियों की कहानियां सुनकर अनन्या को एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। इस बीच कोर्ट में राहुल का केस चल रहा था। उसे 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। सजा सुनते समय राहुल ने अनन्या की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर अनन्या कांप गई, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया और जज से कहा, मैं डरना बंद कर चुकी हूं। आपने न्याय किया है और मैं आगे बढ़ने को तैयार हूं। अनन्या ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साइकोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल की। उसने तय किया कि वह ऐसे पीड़ितों की मदद करेगी जो स्टॉकिंग और मेंटल हैरासमेंट का शिकार हुए हैं। 2 साल बाद अनन्या ने सखी नाम से एक हेल्पलाइन शुरू की, जहां परेशान लड़कियों को मुफ्त कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता मिलती। उसकी इस पहल ने सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बदल दी। एक दिन अनन्या को खबर मिली कि राहुल जेल से रिहा हो गया है। पहले तो वह घबराई, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। उसने पुलिस को सूचित किया और अपनी सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत कर ली। राहुल ने कभी भी अनन्या से संपर्क नहीं किया। बाद में पता चला कि वह दूसरे शहर चला गया था और वहां उसने नई जिंदगी शुरू की। आज अनन्या एक सफल साइकोलॉजिस्ट है और अपने संगठन के जरिए समाज में बदलाव लाने का काम कर रही है। वह कॉलेजों और स्कूलों में जाकर लड़कियों को साइबर सिक्योरिटी और पर्सनल सेफ्टी के बारे में जागरूक करती है। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया है। वह कहती है, डर आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक है। मैंने डर से लड़ना सीखा और आज मैं दूसरों को यह सिखाती हूं। अनन्या की कहानी का अंत हुआ, लेकिन उसकी लड़ाई जारी है। एक ऐसे समाज के निर्माण की लड़ाई जहां हर लड़की सुरक्षित हो, जहां उसे किसी के पीछे छिपकर नहीं चलना पड़े। कहानी से सीख ये, किसी अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। तो अगर कोई आपको परेशान करे तो तुरंत परिवार और पुलिस को सूचित करें। 3. सोशल मीडिया पर पर्सनल जानकारी शेयर करने में सावधानी बरतें। 4. डर से घबराए नहीं, बल्कि उसका सामना करें। 5. मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारें। समाप्त।